गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, आज 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स का हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से ही। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स तैयार नहीं किए हैं या उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पार्ट छूटा हुआ है वो भी अपने नोट्स और पार्ट्स हैं अब प्रिपेयर करें। वीडियो के साथ आपको PDF नोट भी साथ साथ अवेलेबल हो जाएंगे जिनको आपको अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करना है। देखिएगा कैसे पढ़े ऑनलाइन, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर हमारे यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है या फिर सर मोबाइल हमारे पास नहीं रहता है जिस टाइम स्कूल सुबह 8 से 10 वीडियो अपलोड होते हैं उस टाइम। उनके लिए देखिएगा क्या सोल्यूशन है। हम लाइव क्लास ना करके यूट्यूब के अंदर जो क्लासेस कर रहे हैं उसका मेन रीज़न यही है कि कुछ बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम है या जो नंबर मोबाइल है वो पर्सनल नहीं है उनके पास, तो वो क्या करें कि या तो जैसे ही आप अपना टाइम जिस टाइम आपके पास मोबाइल होता है उसके हिसाब से सेट करें। जहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो जैसे वीडियो को आप क्लिक करते हैं तो उसके पास एक इस तरह से डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इस तरह का एरो होता है डाउनलोड, आप वहाँ पर क्लिक कर लें। जिससे क्या होगा कि लेकिन ये क्वालिटी आप सेट कर लें 480 सही रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। 480 या 360 भी सही है। इसके अंदर आपको क्वालिटी सेट करनी है। जैसे आपके पेरेंट्स से वर्किंग है वो सुबह क्या है कि मोबाइल साथ लेके जाते हैं, आप उनको डाउनलोड पे लगा दें, जैसे वो रिटर्न होते हैं उस टाइम आप अपना वीडियो देख सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है कि एक तो वीडियो है नेटवर्क की वजह से बार बार बफर नहीं करेगा, क्लियर। दूसरा आप जब टाइम लगे आप देख सकते हैं। और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के भी अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आया आप उसको दोबारा देख सकते हैं, कुछ दिन बाद देख सकते हैं, काफ़ी महीने बाद भी देख सकते हैं। इसके अलावा कि लाइव क्लासेस में आप किसी वजह से प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पर दोबारा से आपको कोई भी दूसरा सोर्स नहीं है उस टॉपिक को समझने के लिए, तो इसलिए आप YouTube के माध्यम से उसको दोबारा से देख सकते हैं जब भी आप फ्री हो। कुछ बच्चों की जो शिकायत है कि सर वीडियो जब हम देखते हैं तो हम देख नहीं पाते ज़्यादा देर तक, हमें सर दर्द होने लग जाता है या आपको मेरा होने लग जाता है। देखिएगा मोबाइल को पढ़ने से पहले प्रॉपर आप सेट कीजिए। कई बच्चे हैं वो मतलब लेटे हुए बेड पर लेटे हुए मोबाइल को देखते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है कि आपकी आंखों पर प्रॉब्लम होती है। तो आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखें, क्लियर। बेंच के ऊपर आप किसी भी बुक वगैरह के साथ रख सकते हैं। उसके अलावा आप चेयर पे बैठ के आप प्रॉपर तरीके से कि जो मोबाइल की पोजीशन है वो आपकी आंखों से ना तो ज़्यादा हाइट पे होनी चाहिए ना ही डाउनवर्ड में होनी चाहिए, यानी लगभग पैरेलल होनी चाहिए और एक डिस्टेंस भी होनी चाहिए, करीब 3 फीट की डिस्टेंस भी होनी चाहिए मोबाइल के साथ। तो देखिएगा उससे क्या है और आप टाइम को इस तरह से सेट कीजिए। देखिए वीडियो है मैक्सिमम 30 या 40 मिनट के रहेंगे, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होंगे। अब देखिए उसमें क्या है कि आप जैसे 30 मिनट या 40 मिनट का वीडियो देखा, उसके बाद 20 या 30 मिनट या 1 घंटे आप उसको याद कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए। उससे आपकी आंखों पर भी रिलैक्स मिलेगा। आप लगातार अगर वीडियो देखेंगे तब आपकी आंखों में मतलब हल्की सी जलन वगैरह हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो आप किसी भी मेडिकल शॉप से आई ड्रॉप वगैरह ले सकते हैं सिंपल की ड्राइनेस के दूर करने के लिए, वो भी बेनिफिट वगैरह है। देखिए कुछ दिन तो करना पड़ेगा। आपकी कम से कम 4 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दी हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप के अंदर नहीं जुड़ पाए थे या कोई भी रीज़न रहा हो वीडियो नहीं देख पाए थे। अब प्रॉपर आप कंटिन्यू करें, साथ साथ PDF नोट करते रहें। देखो पहले PDF को नोट करो, जो पढ़ाया जाता है उसको नोट कर लीजिए पहले और फिर वीडियो से देख के आप पढ़िए, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो रिवीजन वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो रिवीजन वीडियो है वो इस तरह से मिलेगा जैसे कि आपको रिवीजन R1/1 यानी रिवीजन वीडियो इस चैप्टर के लिए फर्स्ट चैप्टर के लिए और फर्स्ट वीडियो, ये 2 भी हो सकता है यानी सेकंड वीडियो, यहाँ पर अगर 3 है तो थर्ड वीडियो, क्लियर। तो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिएगा, आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। देखिएगा, जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी आवेश के जो गुण है, कोई आवेश जब स्थिर अवस्था में होता है तो उसकी जो गुण है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब गुण कौन कौन से हैं अगर वो देखें तो, जैसे कि विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत बल हो गया, इनके बारे में हम, विभवांतर हो गया, इनके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है ना। यानी स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है कि फिजिक्स की वो ब्रांच आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम वही डेरिवेशन या जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी बार बार लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्थिर आवेश के बारे में स्टडी करते हैं और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज आवेश एंड चार्ज, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें चार्ज। देखिए, आवेश क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एटम के ऊपर धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, ठीक है, या वो उदासीन है। तो आवेश एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी एटम का यानी किसी भी कण का एक मूलभूत गुण होता है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यानी अगर हम आवेश की बात करें तो किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, कैपिटल ई, और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं आवेश कहलाता है, समझिए। तो आवेश के मेन जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है, आवेश। अगर हम आवेश के प्रकार की बात करें जो टाइप, तो आवेश को दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। दो कैटेगरीज में, किसने, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने आवेश को दो कैटेगरी में, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि शायद आवेश को दो कैटेगरी में डिवाइड किसके द्वारा किया गया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिएगा, अगर आवेश का हम बात करें, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं आप और कैपिटल क्यू भी, यानी आवेश का जो सिंबल है, ठीक है ना, वो क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। अगर आवेश की मात्रक की बात करें, देखिएगा आवेश का जो मात्रक है, एक अगर हम ऐसा ही मात्रक की बात करें तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसको हम सी से लिखते हैं, ठीक है। अगर हम आवेश की सीजीएस मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है, स्टेट कूलाम। और बच्चों स्टेट कूलाम को ही हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं,
यानी आवेश का जो मात्रक ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है कूलाम, जो सीजीएस मात्रक है वो क्या होता है स्टेट कूलाम। तो स्टेट कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि एक जो कूलाम होता है वो कितना होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर। ठीक है ना। ये आपके सीजीएस और एसआई मात्रक होते हैं आवेश के। ठीक है। अगर हम बात करें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे, यानी फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक जो फैराडे होता है वो बच्चों 96500 कूलाम के बराबर होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है फैराडे। ठीक है ना। और इसके अलावा आपको पता है कि जैसे हम लिखते हैं कि एक माइक्रो कूलाम वो कितना होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम। ये प्रैक्टिकल यूनिट है, जब न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो ये वाली आपको काम में लेनी है। ठीक है। एंड नेक्स्ट 1 मिली कूलाम वो कितना होता है 10⁻³ कूलाम। नेक्स्ट 1 पिको कूलाम 10⁻² कूलाम। 1 नैनो कूलाम दैट इज 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है ना। तो ये क्या है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी जो आपको न्यूमेरिकल प्रोग्राम में काम देंगे। ठीक है। तो समझ गए कि जो आवेश के बारे में हमने बता दिया कि किसने बांटा था दो भागों में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर आप प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन हम उसको कैसे लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है ना। और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो उदासीन होता है। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है आवेश के बारे में थोड़ा अध्ययन किया, उसको कुछ प्रॉपर तरीके। और लास्ट है आवेश की जो विमा। देखो आपको पता है कि विमा कितनी होती है 80। ठीक है ना। कैसे आपको पता है कि जो आई बराबर क्या होता है Q/T। अगर हम Q की बात करें तो वो कितना हो जाएगा I/T, यानी I की विमा क्या होती है A और T की विमा E होती है। तो आवेश की जो विमा है वो कितनी होती है 80। तो इसको आपको नोट्स करना है, पीडीएफ से मिल जाएगा आपको, उसको सेम एज इट इज नोट करना है। ठीक है। यहाँ तो मैं विदाउट लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, ये तो रिवीजन चल रहा है, तो ये इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है। अब देखिएगा हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है कि आवेश का गुणधर्म, यानी आवेश के जो गुण है उनके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। अब देखिएगा बच्चों कुछ क्या है कि कई क्वेश्चन बनते जैसे कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश ट्रांसफर होता है, कौन से पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या प्रोटॉन। तो आवेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर स्थित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में लगातार गति करते रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका क्या, आवेशों के आवेश के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या उसके गुणधर्म होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं।
देखिएगा, अगर पहले की बात, फर्स्ट की बात करें कि आवेश कैसी राशि है कि अदिश राशि है? कैसी राशि है? ध्यान रखना, अदिश, यानी आवेश के अंदर दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। और व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि यानी 11th क्लास में आपने पढ़ा था ना, फंडामेंटल, यानी मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशि है कौन सी? आवेश, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड रूल की, सेकंड प्रॉपर्टी आवेश की, जो समान आवेश है यानी प्लस प्लस, समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां से नोट्स है कि जो आवेशन का ज्ञात करने का तरीका है वो क्या है? प्रतिकर्षण है, ठीक है। ध्यान रखना, आवेशन ज्ञात करने का जो तरीका है वो क्या है? प्रतिकर्षण। क्यों? आकर्षण तो अगर कोई वस्तु उदासीन है और दूसरी वस्तु आवेशित है, उनके बीच में भी हो सकता है आकर्षण को, लेकिन प्रतिकर्षण तभी होगा जब दो वस्तुएं समान आवेशित हो, ठीक है। तो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और असमान आवेश यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि तीसरे गुण की, ठीक है ना, आवेशों का योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता यानी एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज। योज्यता मतलब योग है। आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी भी निकाय में काफी आवेश स्थित है, जैसे कि ये आपने एक सिस्टम माना, इसके अंदर अलग अलग चार्ज है, 2 कूलाम चार्ज यहाँ पे है, 5 कूलाम चार्ज यहाँ पर है, -4 कूलाम यहाँ पे है, -3 कूलाम यहाँ पर है, +2 कूलाम यहाँ पे है, ठीक है, -1 कूलाम यहाँ पर है, ठीक है, +6 कूलाम यहाँ पर है। इस तरह से इस पूरे निकाय के अंदर काफी चार्जेज हैं, ठीक है ना, काफी आवेश है। तो आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है कि जो कुल आवेश है वो किसके बराबर होंगे? तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में जो कुल आवेश है वो इन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा, यानी सभी को जोड़ेंगे, यानी 2 + 5 + 2 + 6 -4 -3 -1, यानी प्लस प्लस को हमने एक साथ जोड़ दिया और माइनस को हमने एक साथ जोड़ दिया। देखो प्लस कितनी हो गई? 5 + 7 6 13, ठीक है, 13 × 15, यानी 15 तो प्लस के हो गए, माइनस नेगेटिव की अगर बात करें 7 × 1 8, दैट विल बी 7 × 1। यानी किसी भी सिस्टम में या किसी भी निकाय में कुल आवेश है वो सभी आवेशों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ गुण की बात करें, चौथी जो प्रॉपर्टी है यानी आवेश संरक्षित राशि है। आवेश संरक्षित राशि है मतलब इसका मीन क्या होगा कि जो चार्ज है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपने संवेग संरक्षण का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है छोटी क्लासों में, एलएलबी में पढ़ा था आपने। तो आवेश संरक्षित राशि इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास दो पदार्थ है, ए है और बी है, इनका जो आवेश है वो हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। अगर मान लेते दोनों उदासीन है, अब मान लीजिए कैसे उदासीन है तो यहाँ पर आवेश कितना होगा? 0, ठीक है। अगर ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? बी को, तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? प्लस का 1। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर धनात्मक आवेश आता है और जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके पास ऋणात्मक आवेश आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो देखो पहले
अब देखिए अगर हम दोनों का कुल चार्ज निकालें तो प्लस और माइनस वापस से कितना हो गया 0। अगर यहाँ से +2 इधर जाएगा तो यहाँ पर +2 जाएगा, उधर क्या लगेगा -2, तो अभी चार्ज करेगा 0। यानी चार्ज है वो हमेशा संरक्षित रहता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया, चार्ज का संरक्षित राशि है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो चार्ज के गुण के बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल 1 नंबर के बनता है, उससे ज़्यादा 3-4 नंबर के न्यूमेरिकल नहीं बनते, लेकिन 1 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है कि आवेश का क्वांटीकरण। आवेश ये 5वीं प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, देखिएगा आप जैसे मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते, जैसे आपने शर्ट खरीदी, ठीक है ना, दुकानदार से आप जाएंगे तो आप जैसे आपको शर्ट लेनी है तो आप दुकानदार को क्या बोलेंगे कि मुझे 1 शर्ट दे दीजिए या 2 दे दीजिए या 5 दे दीजिए या 10, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतनी लेंगे, ठीक है। यानी या तो आप 1 मांगे या 2 मांगेंगे या 10 मांगेंगे या 50 या 100, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी शर्ट मांगेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप ऐसे बोले कि मुझे हाफ शर्ट दे दीजिए या मुझे 1/4 शर्ट दे दीजिए? यानी जो शर्ट है वो एक पूरी पर्टिकुलर डायमेंशन, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, उसका हाफ पार्ट पॉसिबल नहीं है, उसका 1/4 पार्ट पॉसिबल नहीं है, उसका 1/10 पार्ट पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है, ध्यान रखना कि जब आवेश ये वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, आवेश जब ए से बी में आएगा तो ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया या 3/2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 7.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे या 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब जो आवेश है वो n के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, यानी पूर्ण गुणज में आएगा। एक आवेश जब आवेश एक वस्तु से और दूसरी वस्तु में जब ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, तो आवेश हमेशा जो फंडामेंटल चार्ज है, मूलभूत आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, यानी मूलभूत आवेश की फॉर्म में ही क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाफ इलेक्ट्रॉन चला गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 4.5 या 4.2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। यानी जो चार्ज आवेश Q है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल नंबर ऑफ ए फंडामेंटल चार्ज, यानी आवेश के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। यानी यहाँ n का मान कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, इस तरह से n तक हो सकता है, क्लियर। तो आवेश हमेशा पूर्ण गुणज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आवेश के बारे में, ठीक है ना, आवेश है, अगर आवेश गति पर निर्भर नहीं करता, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई वस्तु है, जैसे ये डस्टर है, इसका कोई द्रव्यमान है, मान लीजिए ये स्थिर अवस्था में है, तो इसका द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, m0 है। m0 मतलब स्थिर अवस्था का द्रव्यमान। अगर आप इस डस्टर को स्पीडली मूव कराएंगे, स्पीडली इसको मूव कराते हैं, तो इसका जो मास है वो चेंज हो जाता है, यानी कम हो जाएगा, और वो किस रेशियो में कम होगा, यानी जो न्यू मास है m वो कितना हो जाएगा, m0 का 1/v²/c² टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। यानी इस बॉडी का जो मास है वो इस स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो आवेश है, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। यानी अगर ये वस्तु स्थिर अवस्था में है तो जितना आवेश इसके ऊपर स्थिर अवस्था में है, अगर इस वस्तु को हम गतिशील कर देंगे तब भी उतना ही आवेश क्या रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th प्रॉपर्टी की, कि आवेश
अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं है तो उसके पास आवेश भी नहीं होगा, यानी कोई भी द्रव्यमानहीन वस्तु के पास कभी भी आवेश नहीं हो सकता। यानी आवेश के लिए वस्तु के पास द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन इसका जो उल्टा पॉसिबल हो सकता है कि अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर आवेश हो, लेकिन अगर आवेश है तो द्रव्यमान भी होगा। क्लियर? तो ये बच्चों कुछ आवेश के गुण थे, इनको आपको नोट करना है और उनकी जो PDF है वो आपको आज मिल जाएंगी। उसके पहले PDF को नोट करना, फिर वीडियो को साथ देखना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।